ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਰੁਪਈਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸਕੂਨ ਚ ਲਗਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मेरा मतलब मेरे बच्चे शरीफ ने, भले मानस। ऐसा कानून है कि डाकू जो दिन दहाड़े, पुलिस उस वक्त कहाँ मरी हुई थी कि दिन दहाड़े दिन के 1:30 बजे वो डकैती हो रही है, डाकू सरेआम भाग रहे हैं और हम जैसों के घर बर्बाद कर रहे हैं, हम जैसों को लूट रहे हैं। तो वो पीछे भी वो पुलिस के मुताबिक वो जी पीछे भी थोड़ा पीछे गुशनाबी में भी वो ये करके आए हैं, डकैती करके आए, वारदात करके आए हैं। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, मैं रहमान के घर वालों के साथ मौजूद हूं जिसको 24 अप्रैल को गोलियों के वार से मार दिया गया। 24 अप्रैल सैटरडे वाले दिन उसको ऑफ था, 2 दोस्तों की कॉल आती है और रहमान फार्मेसी पर पहुंच जाता है और दोपहर के वक्त कुछ लोग फार्मेसी में घुसते हैं और उसको गोलियां मारकर चले जाते हैं। पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की और मुल्ज़िमान आज़ाद फिर रहे हैं। मैं उनकी फैमिली से ही बात करूंगा, जानने की कोशिश करता हूं कि आप किसको समझते हैं कि उनके कातिल हैं। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइए कि फार्मेसी पर वो चले गए थे, आपको किस तरह से खबर मिली थी कि उनको हलाक कर दिया गया? मेरे सानू 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, 11 ਵਜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਣੋ ਉੱਠ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਫਤਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲੇਗਾ। 11:30-12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਮੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸਨ ਪਏ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮੀ ਸਾਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਯੂਨਸ ਦੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ चला गया, पर हाल गुस्से च ही गया बोलदा। अच्छा, आप लोग जानते थे कि उसामा और यूनुस उसके दोस्त हैं? दोस्त एक जगह ते काम जो करते सी, दुकान ते एक ते काम जो करते सन। ये नहीं पता दोस्त सन की सन, एक जगह ते काम करते सन। दूसरा जिसले वो चले गया 1:30 बजे कोई ये वाकया हो गया, सानू कोई पता नहीं हैगा। ओदी खाला सस ना ओदे नाल फोन ते गल कर रही सी ते जेड़ा वो फिर ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ नहीं, उन्होंने किसी ने दसिया। अच्छा, फार्मेसी से भी कॉल नहीं आई आपको? कि फार्मेसी से तो आई नहीं। वो उनकी ही कॉल, जिनके साथ बात कर रहा था ना, मैंने बताया ना 15 दिन पहले उसका रिश्ता हुआ है, तो वो उसकी खाला सास का फ़ोन आ रहा था, तो उस पर मतलब हंसी मजाक लगे हुए थे, वो कर रहे थे। तो ना उसने मुझे एकदम कॉल की 3:30 बजे। तो ना 3 बज के तकरीबन 35-34 मिनट हुए थे। तो मैंने कहा, मैंने फ़ोन अटेंड किया तो कहती तैयबा आपी क्या हाल चाल है? मैंने कहा ठीक है। कहती आपको कुछ पता है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती हम ना रहमान से बात कर रहे थे तो ये ना एकदम बीच में फायर की आवाज़ आई है तो उसका फ़ोन बंद हो गया। तो मेरी एकदम जान को कुछ हुआ। मैंने कहा ये कब की बात है? कहती आपकी 2 घंटे हो गए। तो मैंने कहा आप फ़ोन बंद करो। अक्सर ऐसे होता है, बच्चे बाहर कोई लड़वा हादसा हो जाता है, मामला हो जाता है, बच्चे बाहर भाग जाते हैं। मैंने कहा फ़ोन बंद करो, मैं उसको करती हूँ फ़ोन। तो जी मैं उसका फ़ोन बंद हुआ तो मैं अपने भाई को कॉल करने लगी। मैं काफ़ी देर तक कॉल करती रही तो नहीं उसने उठाया। मैं बाहर थी घर से, मैंने अपने छोटे भाई को कॉल की। मैंने कहा आसम तुम्हें पता है कि रहमान से कोई रब्ता है? कहता नहीं बाजी, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा इस तरह ये मुझे इतला मिली है कि वो बात कर रहा था तो बीच में फायर की आवाज़ आई है। तो कहता है कि बाजी मैं जाता हूँ। मैंने कहा नहीं तुम अकेले नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। जब हम दोनों बहन भाई वहाँ पहुँचे हैं तो बहुत मतलब उधर बहुत ज़्यादा पुलिस और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। मैं एकदम कांप गई। मैंने कहा इधर कोई हादसा हुआ है जो ये है तो, लेकिन वो तो हमारा फ़ोन उठाए। मैं अब भागी हूँ, हम पहुँचे हैं वहाँ तक। तो मैंने कहा कि ना इधर क्या हुआ है, इधर क्या हुआ है? फार्मेसी बंद थी, मैं चीखना शुरू हो गई। मैंने कहा इधर क्या हुआ है? उधर से कुछ लोगों ने हमें बताया कि ना इधर ना डकैती हो गई है। फार्मेसी वाला जो का मालिक जो है ना फार्मेसी का, उसामा नाम है उसका, वो उधर ही बैठा हुआ, उधर ही खड़ा था। तो मैं ना चीखना शुरू हो गई। मैंने कहा मेरा रहमान। तो वो कहते हैं कि ना वो रहमान को ना एकदम वो उसामा बोला, कहता है रहमान को ना फायर लग गया।
तो मेरी एकदम जान निकल गई, मैं चीखना शुरू हो गई। मैंने कहा किधर है वो, किधर है? कहता वो ना बाजी उसको ना सर्विस हॉस्पिटल लेके आप लोग उधर पहुंच जाए। हम दोनों बहन भाई उधर पहुंचे हैं, तो बस वो फर्स्ट एड दे रहे थे उसको सर्विस हॉस्पिटल में। हालांकि वो मामला, सर में उसको गोली लगी थी, हमें तो किसी बात का पता ही नहीं था, उसको सर में गोली लगी थी। चाहिए मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, ये डाकुओं की कोई वारदात थी या कोई और शरीक था इसमें? सर मैं तो यही कहूँगी कि जो मतलब रिएक्ट कर रहे हैं ना फार्मेसी वाले और पुलिस, तो फिर अब तो हम यही कहेंगे कि ये इसको सिर्फ डकैती का रंग दिया जा रहा है, डकैती थी ही नहीं। क्योंकि अगर मतलब उधर से हमने पूछा भी है उस एरिया से जाके ना, उन्होंने कहा कि जी ये इनकी फार्मेसी पे ना ये तीसरा हादसा है, इनके साथ इनकी दुश्मनी है। तो अगर इनकी दुश्मनी थी तो इस तरह के लोगों के बेटे तो नहीं मरवाने चाहिए थे ना। तो ना मतलब अब ये देखें ना, अब वीडियो वायरल हुई है, उसमें ये दिखाया गया है कि अगर डकैती हो जाती है, बड़े बड़े बैंकों में भी डाकू आ जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले अपनी जान की अहमियत होती है, अपनी या अपने साथ वाले की, किसी की भी जान की पहले वैल्यू होती है और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती। लेकिन उसका जो वहाँ पे जो लड़का, दूसरा लड़का यूनस नाम है उसका, वो काम करता है ना, वो क्या करता है कि अभी डाकू पूरी तरह एंटर भी नहीं होते तो वो पिस्टल उठाता है और एकदम वो, यहाँ तक कि उसने उसको तैयार भी नहीं किया। पिस्टल तैयार किया जाता है ना, अगर पहले से पिस्टल काफ़ी दिनों से फॉर एग्जांपल अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है, तो इंसान उसको ढूंढता है कहाँ गया, उसको फिर निकालता है, फिर उसको तैयार करता है। ऐसा कोई मामला नहीं था, वो शीशे में पड़ा हुआ है एकदम। वो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि यूनस एकदम पिस्टल उठाता है और डाकू पे एकदम फायर कर देता है एकदम ही, और खुद ना नीचे बैठ जाता है। उसकी फुर्ती का क्या मतलब है? उसको इसका यही मतलब है ना कि उसको पहले से पता था कि उन लोगों ने आना है। और वो डाकू भी जो आ रहे हैं ना, उन्होंने कोई चेहरे नहीं छुपाए हुए, वो ऐसे एंटर हो रहे हैं जैसे एक आम बंदा एंटर हो रहा है। उनके हुलिये से कहीं से नहीं लग रहा कि वो डाकू है। सलमान की किसी के साथ दुश्मनी थी? सर मैं तो वो इतना आप ये सारी दुनिया गवाह है कि उसका अखलाक इतना अच्छा था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन वो एक जगह पे काम करता था, तो अक्सर जगह पे देखा गया कि जब जहाँ 2-4 लोग एक जगह पे काम करते हैं, उसमें आपस में कोई ना कोई रंजिश ज़रूर होती है। जिसका काम अच्छा होता है ख़ासतौर पे उसके साथ रंजिश रखी जाती है। तो मैं भी यही कहूँगी कि यूनस को शायद उसके साथ कोई रंजिश थी, जिसका क्या सीसीटीवी फुटेजेस आपको मिल चुकी है? नहीं। लो ये वजह क्या है, क्यों नहीं मिली आपको? पुलिस ये छुपा रही है। ये पुलिस की आप खुद ही कह लें कि बिक गई है पुलिस वो फार्मेसी वालों के आगे। क्योंकि वो हम उसके फार्मेसी वाले का चचा है मियाँ शहबाज, वो काफ़ी अप्रोच रखने वाला बंदा है। तो ना हम उसके पास गए हैं, मेरे भाई की डेथ के बाद रोते हुए उसके पास गए हैं, तो उसने हमारे साथ बहुत नारवा सलूक किया, बड़ा उखड़ के हमें पड़ा। तो कहता है कि जी ना बहुत बदतमीज़ी की। कहता है जी माँ जी मुझे यहाँ बताइएगा क्या बदतमीजी की थी उसने? इसके साथ की ये मैं थी और मेरा भाई था, मैं ही थी। कहते जी वो एक हादसा हो गया, क्या करें अब, हमने बड़ी दुआएं की थी तो अब वो नहीं बचा तो हम क्या कर सकते हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी फजूल लैंग्वेज की जो हमारी बर्दाश्त से बाहर थी। मेरे साथ उसकी मुंह मारी भी हुई। तो मुझे आगे से कहता है अभी भी तू लड़ने आई है हमारे साथ। मैंने कहा अगर मेरी जगह तुम होते तो फिर मैं देखती कि कौन लड़ता है और किसको कितनी तकलीफ है। अच्छा, पुलिस से जब आपने सीसीटीवी फुटेजेस मांगी है तो पुलिस ने क्या कहा है? सर मैं आपको क्या बताऊं कि पुलिस तो ऐसे कर रही थी कि जैसे कोई बकरी का बच्चा चला गया है, कोई वैल्यू ही नहीं थी। मैं इंचार्ज तफ्तीशी के पास, इंचार्ज के पास से हमें सिर्फ पागल बनाया जा रहा था। वो अब ये देखें ना, फार्मेसी वालों को एक टके का भी नुकसान नहीं हुआ और उनको फ़ौरन से वो जो है ना मुद्दई बना दिया। हमारा ये पहले मौक़िफ़ तो यही था कि हमें मुद्दई बनाया जाए ताकि हम पैर भी कर सके और हम इसके ख़िलाफ़ तफ्तीश भी करवा सके। लेकिन वो कहते हैं जी एक वाक़े का एक ही मुद्दई होता है, वो फार्मेसी वाले बन गया, अब आप नहीं बन सकते। हमें यहाँ भी फ़ारिग किया, हमें भी यहाँ पे भी बेबस कर दिया। उसके बाद फिर मैं CCPO तक गई हूँ। मेरी चीखो पुकार पे, मेरे बोलने पे उन्होंने ना हमें 302 लगाई है। 302 भी नहीं लगा रहे थे वो, मेरे बोलने पे उन्होंने पहले 302 लगाई है। फिर मैं चीखी हूँ 15-20 दिन। फिर उन्होंने जो बयान मेरे भाई की डेथ के फ़ौरन बाद हो जाना चाहिए था, मतलब वारिसान में, ठीक है ना, वो 161 का बयान उसको कहते हैं, वो जो है ना वो मेरे भाई की डेथ के फ़ौरन बाद हो जाना चाहिए था, जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। लेकिन वो तो टरखा रहे थे हमें। जब मैं IG तक गई हूँ तो फिर ये 1 मई को मेरे भाई की डेथ हुई है और ये 15 जून को मेरा बयान लिया है। और उल्टा हम पे वो DSP सांझ तला रहा था कि जी आपकी बेहतरी के लिए हम ना ये हुए कि 2-3 बाद की डेट डाल देंगे। मैंने उसे कहा हमारी बेहतरी के लिए नहीं, ये इसमें आप लोग अपनी जो है नाअहली छुपाना चाह रहे हो, इसमें अपनी नाअहली, बस उस हद तक। उसके बाद हम ये कहते हैं उस बयान में भी मैंने लिखा है कि इसमें ना डाकुओं के साथ जो है ना फार्मेसी और यूनस बराबर के ज़िम्मेदार हैं। तो मुझे SP या SSP भी मुझे ये कहते हैं जी आप इस साइड पे ना आएँ, आप इस तरफ ना आएँ।
बस समेट जो डाकू हैं ये हादसा था, डकैती थी, हो गई, डाकू चले माँ जी आप जाती हैं थाने, वहाँ पे कैसा रिस्पांस होता है, किस तरह से रवैया अख्तियार किया जाता है पुलिस की जानिब से? कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। कैसा रवैया अख्तियार किया जाए, कुछ भी नहीं। बस बैठ के धक्के खा के 2 मिनट वास्ते SP को अंदर मेरा मतलब पेश करवा के अच्छी तरह गल भी नहीं सुनता, SP भी गल नहीं सुनता। पहले शाजिया सरवर सी, वो भी अच्छे तरीके नाल गल नहीं सी सुनती हैगी, बस मूल जी गल सुननी, माँ जी जाओ इंशाल्लाह ताला तुहानू इंसाफ मिलेगा। देखो 2.5 महीने हो गए अजे तक इंसाफ नहीं मिले। उदन है कि कौन अली ना SP का SP सिविल लाइन शाजिया सरवर थी पहले, वो चेंज हुई हैं, तो उसके बाद ये अली नाम के कोई आए हैं। उस दिन बुलाया ऐसे फरूक ने 4 घंटे वेट करवाने के बाद फिर 5 मिनट की मुलाकात करवाते हैं, उसके बाद बस टरखा के भेज देते हैं। कोई भी नहीं, कोई मेरा मतलब तसल्ला वाली गल बात कोई नहीं करता कि माँ जी अच्छे तरीके नाल प्यार मुहब्बत नाल माँ जी कि ना रोवो, उत्थे भी इस तरह रोगा चीख के गल करनी। हाँ, वीडियो के बारे में आप पूछ रहे थे, सच मुझे याद आया कि पहले 1.5-2 माह, हालांकि ना हादसे के 3 दिन बाद ना मेरे भाई की थोड़ी सी हालत संभली, हमें कुछ तसल्ली हुई, तो मैं फार्मेसी वालों के पास आई। मैंने कहा कि आप वीडियो हमें दे दे, कितने कैमरे लगे हुए हैं? उसने कहा जी 7 कैमरे लगे हुए हैं। 7 कैमरे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा भाई आप हमें वीडियो दोगे? हाँ जी भाजी मैं दे दूंगा। तो मेरे भाई ने कहा दे दो, मुझे सेंड करो अभी मेरे मोबाइल पे। कहता वो ना कोई मामला आ रहा है कैमरे में, USB में, ये है वो है, बहाना बना दिया, तो मैं आपको ना कल तक भेज दूंगा। हमें नहीं भेजी। उसके बाद मेरे भाई की हालत सीरियस होगी, वो चला गया दुनिया से। तो उसके बाद फिर हमें अपनी परेशानियों में लगे, लेकिन उन्होंने हमें वीडियो नहीं दी। जब हम पुलिस तक जाके वीडियो की डिमांड करते हैं कि आप पहले वीडियो तो देखें और हमें दिखाएं, हमें हमारी भी तसल्ली हो जाए, मामला भी क्लियर हो जाए, लेकिन वो छुपाई जाती है। फिर वो क्या किया, तफ्तीशी ने क्या किया, जो उसके DVR लिया है ना, उसको फ्रांसी के लिए नहीं भेजा, बल्कि एक नॉर्मल सी जिसकी कानूनी कोई वैल्यू नहीं, USB, उसमें ले लिया। तो बस वो फिर SP को जब मैंने ये कहा कि ना ये बात है भाई, इन्होंने तो ना हमें वीडियो दिखाई है, तो ना खुद देख उस पर कोई काम कर रहे हैं। तो कहती है जी, उसको पूछा तफ्तीशी को, फ़ारूक को, कहता कि वो वीडियो किधर है? कहता मैडम ये है, इसमें USB दिखाई जी, ये है। कहती इसकी क्या वैल्यू, आपने फ्रेंसिक क्यों नहीं करवाई? इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा कत्ल हो गया है, उनका बच्चा चला गया है, इनकी लापरवाही की वजह, वो उसामा बैठा हुआ था, तो इनकी गफलत की वजह से और इनकी मतलब जल्दबाजी की वजह से और ना तजर्बा का यूनस की वजह से, तो आप लोगों ने वीडियो जो है ना वो फरांसी के लिए नहीं भेजी, उसको काफ़ी शोकास भी दिया, लेकिन सिर्फ शोकास देने से कुछ भी नहीं होता, उनको कोई असर नहीं होता, वो इतने ढीठ किस्म के लोग हैं। तो बोलो जी बस फरांसी के लिए भेज दी, उसके बाद भी हमें अभी तक नहीं दिखाई जा रही। 7 कैमरों में सिर्फ एक वीडियो दिखाई जा रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ जी, क्या कहेंगे पुलिस वाले, आपको कई सुन रहे होंगे, क्या कहेंगी आप? नहीं, पुलिस वाले साढ़े नाल कोई नहीं तावन कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहे। पुलिस वाले फार्मेसी वालिਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੱਚਾ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਭੇਜੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਰੁਪਈਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸਕੂਨ 'ਚ ਲਗਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤਪੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ? ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫੜਾਇਆ? ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰਦੇ।
मेरे पुत्र ਨੂੰ बुला लिया। ये कहती है कि जी उसने सेल्फ डिफेंस के तौर पे फायर किया है। पहली बात तो ये है कि सेल्फ डिफेंस का तकाजा यही है कि अपनी जान भी बचाओ और अपने साथ वालों की भी बचाओ, तो पहला तकाजा तो यही है। तो दूसरी बात ये है कि अगर चलाना ही है तो मामलात को देख के इस ऐसी सूरत हाल मतलब मद्देनज़र रख के ना मुझे नुकसान हो ना मेरे साथ वाले को हो। उसने तो ऐसे चलाया जैसे कोई फिल्मी सीन हो रहा है, वो ऐसे फायर चला रहा है। सीन किया उन्हें, जालिम ने फिल्मी सीन बता की। बिल्कुल जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कसूरवार पुलिस ही नज़र आती है, क्योंकि पुलिस हाथ पकड़ाने की कोशिश नहीं कर रही। और दूसरा ये कि यहाँ पे सवालात बहुत से उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई CCTV फुटेजेस क्यों नहीं दी जा रही फैमिली वालों को। और भी कई सवालात उठते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये पुलिस हमारा कानून मजबूत हो और इनको इंसाफ मिले, क्योंकि माँ का लाल जब छिन जाता है तो वो माँ ही जानती है कि उसके साथ कैसा वक्त गुजर रहा है। तो ये हम लोगों ने ज़ाहिर इस्लाम पढ़ा हुआ है, इस्लाम में तो यही है कि अगर रियाया को कोई कुत्ता भी मर जाता है ना तो उसका जो हुक्मरान है ना उसके ज़िम्मेदार है। लेकिन हमारे साथ ये हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारे घर का लाल चला गया, लेकिन कोई किसी को ऐसे है जैसे कोई परवाह ही नहीं है। मेरी वज़ीर आज़म साहब से भी यही अपील है और वज़ीर आला साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है कि अब होश के नाखून लें और होश में आ जाएं। दुनिया बहुत मार रही है, दुनिया इतनी गुर्बत आ गई है कि लोग डकैतियों पे निकल गए हैं और हम जैसे घर बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप लोग फिर अपने बच्चे का आगे करें डाकुओं के सामने मारने के लिए, हम जैसा को बर्बाद ना करें। खुदा का वास्ता है, क्या है आपकी हुकूमत और क्या है आपकी जो सरकार, कानून कैसा है? ऐसा कानून है कि डाकू जो दिन दहाड़े, पुलिस उस वक्त कहाँ मरी हुई थी कि दिन दहाड़े दिन के 1:30 बजे वो डकैती हो रही है, डाकू सरेआम भाग रहे हैं और हम जैसों के घर बर्बाद कर रहे हैं, हम जैसों को लूट रहे हैं। तो वो पीछे भी वो पुलिस के मुताबिक वो जी पीछे भी थोड़ा पीछे गुशनाबी में भी वो ये करके आए हैं, डकैती करके आए, वारदात करके आए हैं। तो वो मैं पूछती हूँ कि पुलिस कहाँ मरी हुई थी कि पुलिस ने एक जगह से दूसरी जगह पे वो मतलब वो जा रहे हैं वारदात करने वाली, सरेआम कर रहे हैं और कोई उन्होंने मुंह नहीं छुपाया हुआ, इतने वो नादीदा होके मतलब भाग रहे हैं। और पुलिस वहाँ से भी उन्होंने बताया पुलिस ने कि 40,000 और कुछ रुपये वो जो है ना वो डकैती करके आते हैं। बिल्कुल जी, लाहौर में वारदात में इजाफा होता जा रहा है। आए रोज़ देखा जाए तो कत्ल आम हो गया है कि आता है कोई गोली मार के भाग जाता है और पता भी नहीं चलने देता और पुलिस सोई रहती है। पुलिस को क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके घर की रोटी बस पूरी हो रही है, तनख्वाहें लेते हैं और बैठ कर एसियों में चले जाते हैं घरों को। तो बराए मेहरबानी कानून को मजबूत करें। अगर पुलिस बेहतरीन नहीं बनेगी तो हमारा मजदूर तबका दब जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा। इसके कसूरवार आप होंगे। रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि जो अपनी आवाम है उसका ख्याल करें। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।